स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार। इस श्रृंखला का ये लास्ट वीडियो है। इस श्रृंखला में हम लोग डिस्कस कर रहे थे दो प्रकार की जो सेल्स हैं उनके बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, यूकैरियोटिक सेल, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस सीरीज के पहले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रकीय संगठन के बारे में डिस्कशन किया था। फिर एक लेक्चर में हम लोगों ने इन दोनों टाइप की जो सेल्स हैं, इनमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये डिस्कस किया था। फिर एक लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं उनमें किस प्रकार से सेल डिविजन्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार से सेल डिविजन्स होते हैं। आज हम कुछ और ऐसे डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे एक तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, हिंदी में इसे प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो करेंगे हम कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वो किस प्रकार का है, और जब एक यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वो किस प्रकार का होगा। तो पहली जो डिस्कशन आज रहेगी वो रहेगी इन दोनों टाइप की सेल में डीएनए के रेप्लिकेशन पर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनका जो mRNA है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए के नाम से जानते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के mRNA में या मैसेंजर आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दूसरा डिस्कशन रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल के mRNA और यूकैरियोटिक सेल के mRNA पर। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे ETS के बारे में। इसे हम इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हिंदी में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। और एक बात ध्यान रखें, ईटीएस का रिलेशन जनरली एटीपी फॉर्मेशन से है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी की करेंसी है हमारी कोशिकाओं में, ऊर्जा की मुद्रा है, उस एटीपी का निर्माण इस ईटीएस से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो हम देखेंगे कि ईटीएस की व्यवस्था प्रोकैरियोटिक सेल में कहां है और ईटीएस की व्यवस्था यूकैरियोटिक सेल में कहां है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे कि जब भी बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, सेंट्रल डॉगमा में हम ऐसा पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, या डीएनए में जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो सूचनाएं हैं, डीएनए उन सूचनाओं को ट्रांसफर कर देता है आरएनए को, और डीएनए से आरएनए का बनना, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो फाइनली आज हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के साथ क्या महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो उसके साथ क्या महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक, ये दो टाइप की जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम कुछ और डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले डीएनए से। अच्छा, डीएनए कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थियरी जो है, वो हमें ये बताती है कि सभी प्रकार के कोशिकीय जीवों की जो संरचनात्मक, जो कार्यात्मक इकाई है, वो कोशिका है। वायरस हमने पहले भी पढ़ा था, विषाणु जो है वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, वो कोशिका सिद्धांत का पालन या उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो वायरस में ऐसा जरूर हो सकता है कि डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कर ले। तो ऐसे वायरस जरूर हैं जिन्हें हम आरएनए वायरस के नाम से जानते हैं और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए अनुपस्थित होने के कारण। लेकिन इन दोनों टाइप की सेल की मैं बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल की भी, यूकैरियोटिक सेल की भी। दोनों में जेनेटिक मटेरियल का काम हमेशा डीएनए के द्वारा किया जाता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों में ये जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, हमने जब इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंसेस की बात की थी, तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए वलयाकार यानी सर्कुलर
वृत्ताकार प्रकृति का था। क्लियर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमने बात की थी कि एक यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो रेखिक लीनियर नेचर का था। अब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों में रेप्लिकेशन की, प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण की। क्या होता है इस प्रक्रिया में? सेंट्रल डॉगमा ऐसा बताता है कि रेप्लिकेशन के समय डीएनए का अणु अपने जैसा एक डीएनए का अणु और बना देता है। यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए की डबलिंग होती है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। इसलिए रेप्लिकेशन को डुप्लीकेशन, हिंदी में द्विगुणन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो सर्कुलर है, वहां रेप्लिकेशन कैसा होगा? यूकैरियोटिक डीएनए जो लीनियर है वहां रेप्लिकेशन कैसा होगा? तो देखो, डीएनए जो प्रोकैरियोटिक है, जो जीवाणु कोशिकाओं की हम बात करते हैं, इनका जो डीएनए है वो स्मॉल साइज का है। लेकिन जब हम एक यूकैरियोटिक डीएनए को देखें तो एक यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो लार्ज साइज का होता है। छोटे का मतलब है यहां पर देखो, डीएनए के अंदर तो क्या है? केवल नाइट्रोजन क्षार है, बेस पेयर, क्षार युग्म कह दो। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो सर्कुलर है उसमें क्षार युग्म कम है, मतलब वो छोटे आकार वाला है। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए जो लीनियर है, बड़े आकार का है। बड़े आकार का मतलब इसमें क्षार युग्म, बेस पेयर अधिक है। तो यहां क्या स्थिति है प्रोकैरियोटिक में कि पूरे डीएनए, जो कंप्लीट एक डीएनए सर्कुलर है, वो पूरा ही डीएनए एक रेप्लिकेशन की यूनिट के रूप में काम करता है। तो कंप्लीट डीएनए वर्क एज ए यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की यूनिट को हम कहते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमने प्रोकैरियोट के सर्कुलर डीएनए में क्या बात की कि डीएनए छोटा है, उसमें बेस पेयर कम है। तो ये पूरा ही डीएनए एक सिंगल रेप्लिकॉन का काम करेगा, एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक। इज दैट क्लियर? लेकिन जहां हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए की, जो लीनियर है, बड़े आकार का है, खूब सारे बेस पेयर्स हैं उसमें, तो वहां पर उस पूरे डीएनए में कई सारी का मतलब मल्टीपल रेप्लिकॉन है। वहां रेप्लिकेशन की कई सारी इकाइयां हैं, इसलिए वो डीएनए मल्टी रेप्लिकॉनिक है। तो हमने बात की प्रोकैरियोटिक डीएनए मोनोरेप्लिकॉनिक होंगे, इसका मतलब समझ में आया आपको। यूकैरियोटिक डीएनए आपके मल्टी रेप्लिकॉनिक होंगे। इज दैट क्लियर? मोनोरेप्लिकॉनिक का मतलब दे हैव ए सिंगल यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। मल्टी रेप्लिकॉनिक मीन्स दे हैव ए मल्टीपल रेप्लिकेशन यूनिट्स। ओके, नाउ दूसरी बात मैं कर रहा हूं एमआरएनए की, दोनों की। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की भी बात करें, यूकैरियोटिक एमआरएनए की भी बात करें, तो क्या देखते हैं हम कि प्रोकैरियोट में जो एमआरएनए है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये एक प्रोकैरियोटिक 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होता है। क्लियर? क्या मतलब है इसका? ये सब सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। पॉली मतलब बहुत सारे,
कि जब हम एक प्रोकैरियोटिक mRNA की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि mRNA का सिंगल मॉलिक्यूल है, एक ही अणु है mRNA का, लेकिन उस mRNA के सिंगल मॉलिक्यूल में कई सारे सिस्ट्रॉन हैं, यानी ये अकेला mRNA एक से ज्यादा जो प्रोटीन है, एंजाइम है, उनके लिए कोड रखता है। यानी mRNA का अणु तो एक ही है, लेकिन इसके द्वारा एक से ज्यादा प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम कोड होते हैं। तो ऐसे mRNA को हमने नाम दिया पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक को देखें तो क्या देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम कि मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी सिस्ट्रॉन केवल एक है, यानी mRNA का एक अणु केवल एक ही प्रोटीन या एंजाइम को कोड कर सकता है, एक से ज्यादा को वो कोड नहीं करेगा। तो बात की पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA की। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। इसको आप उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, आपने लैक ऑपेरोन के बारे में कभी पढ़ा हो, उसमें हम डिस्कस करते हैं लैक यानी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं। तो हम देखते हैं लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इस तरह से 3 प्रकार की स्ट्रक्चरल जीन होती है, जेड वाई ए, यानी एक ही mRNA अणु है, वहां से 3 प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम बनेंगे, जेड के द्वारा अलग, वाई के द्वारा अलग, ए के द्वारा अलग। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, mRNA का सिंगल अणु है तो वो सिंगल प्रोटीन या एंजाइम का ही निर्माण करेगा। अब मैं बात करता हूं ETS की। मैंने पहले भी डिस्कस किया, ETS का संबंध एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से संबंध है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल को देखूं तो कुछ प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड मीजोसोम। एक वैज्ञानिक था फिट्ज जेम्स, उसने सबसे पहले मीजोसोम के बारे में बताया। क्या है मीजोसोम? कि सेल मेम्ब्रेन जीवाणु कोशिका की अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और एक गुब्बारे नुमा संरचना अंदर बनाती है, इट्स कॉल्ड मीजोसोम। तो कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल है ऐसी जिनमें ये मीजोसोम बन गया है और इसी मीजोसोम में ये ETS अरेंज है। ये एक्चुअल में श्वसन श्रृंखला के एंजाइम हैं, दे आर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स। ये इस मीजोसोम पर अरेंज है। तो एटीपी फॉर्मेशन का काम कुछ बैक्टीरिया में मीजोसोम पे होता है, सब में तो मीजोसोम नहीं है। तो जिनमें मीजोसोम नहीं है उनमें सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली सरफेस पर, यानी साइटोसोलिक फेज पर, ये RCE रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम प्रेजेंट है और ये एटीपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एक दोहरी झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग, डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। तो जो इसकी आंतरिक झिल्ली है वहां पर ये ETS प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध ETS से है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है क्योंकि झिल्ली से आवरणित कोई कोशिका अंग प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो काम यहां मीजोसोम या फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। अब मैं लास्ट बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन की, DNA से RNA का बनना।
देखो प्रोकैरियोट में हमने बात की थी केंद्रक झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कैरियोथीका कहते हैं वो नहीं पाई जाती। हमने केंद्रक के संगठन में बात की थी इसकी। तो जब कैरियोथीका नहीं है तो डीएनए सेंट्रल पार्ट में, कोशिका के केंद्रीय भाग में है, वहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से आरएनए बना। आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, अनुवादन की एक क्रिया होती है जिसमें ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो क्या होगा उस समय, ये आरएनए राइबोसोम पर जाएंगे, एमआरएनए बना, डीएनए पर चला गया, राइबोसोम पर अनुवादन का काम करेगा। तो यहां पर जहां पर अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन ये भी कोशिका द्रव्य में हो रहा है, अनुवादन भी कोशिका द्रव्य में हो रहा है, तो बने हुए एमआरएनए को कहीं एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां क्या है, यहां अनुलेखन की क्रिया तो केंद्रक में हो रही है, चारों ओर कैरियोथीका है, बना हुआ एमआरएनए एक्सपोर्ट होकर बाहर आएगा यानी कोशिका द्रव्य में आएगा और राइबोसोम पर आकर अनुवादन ट्रांसलेशन का काम करेगा। तो इनमें तो एमआरएनए के एक्सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए के एक्सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहां पर जब अनुलेखन होता है तो उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कुछ चैप्टर में, जिसमें एक का नाम है कैपिंग, एक का नाम है टेल और इसी तरह एक का नाम होता है स्प्लाइसिंग। अभी मैं डिटेल बात नहीं कर रहा हूं, केवल ये बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस नहीं होते, ना कैपिंग होगी, ना टेल बनेगी, ना स्प्लाइसिंग होगी। यानी जो एमआरएनए बना है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोट में जो एमआरएनए बना है उस पे कैप लगाई जाएगी, उसके 5 प्राइम पर, उसके 3 प्राइम पर टेल लगाई जाती है और फिर एक स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी होती है। तो ऐसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हमको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस दिखाई नहीं देते। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ सेल, ये सीरीज आज कंप्लीट हुई। हमने टोटल 5 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। आप लोग भी ये डिफरेंसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।